हम बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल। ठीक है। अच्छा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल करने से पहले ना सबसे ज़्यादा बेटा फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला ग्राम्स लॉ पता है कहता है क्या है? ग्राम्स लॉ कहता है जो रेट है ना, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा दो गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशन यानी कि अंडर सेम टेम्परेचर, तो वो क्या होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी कि जब आप लोग उसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ टू सिमिलर गैसेस नहीं, टू डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर कंडीशन, यानी कि सिमिलर कंडीशन से मुराद होता है एट सेम टेम्परेचर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी कि अगर बेटा मेरे पास दो गैसेस मौजूद हैं तो बेटा दो गैसेस को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ज़रा गौर से देखो। मैं दो गैसेस को दिखाता हूँ कि एक गैस का नाम होता है R1, यानी कि उसकी रेट का नाम है R1। एक गैस है R2, एक गैस R2 नहीं है, उसका रेट बता रहा हूँ R2 से। तो अगर मैं रेट लिखूँगा ना, तो जब मैं रिलेशन लगाऊंगा डेंसिटी का तो होगा क्या? जिसका रेट ऊपर लिखा हुआ होगा ना, उस गैस की जो डेंसिटी होगी वो किधर आएगी? बोलो बेटा, नीचे। और जिस गैस का रेट नीचे लिखा हुआ होगा उस गैस की जो डेंसिटी आएगी वो किधर आएगी? बताओ बेटा, ऊपर। यानी कि रेट और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है। कैसा है? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स, स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्सली रिलेशन, सिर्फ इन्वर्सली नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर मैं किसी भी गैस का रेट ऊपर लिखता हूँ और उसकी जो डेंसिटी आएगी वो किधर आएगी? बोलो बेटा, नीचे। और जिस गैस का रेट मैं नीचे लिखूँगा उसकी डेंसिटी कितनी आएगी? कैसे आएगी? बताओ बेटा, ऊपर। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और होता है जो कि होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन। किसके साथ? बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन। तो बेटा R1 मैंने ऊपर लिखा है, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ जो रिलेशन होता है ना वो इन्वर्सली होता है। तो ये हो गया M1 और ऊपर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, M2। यानी कि जिस गैस का रेट आप लोग ऊपर लिखोगे उसका मॉलिक्यूलर मास किधर आएगा? नीचे। और जिसका रेट नीचे लिखोगे उसका मॉलिक्यूलर मास किधर आएगा? बोलो बेटा, ऊपर। एक और बात, वो क्या? एक होता है टाइम। ये क्या होता है? बोलो बेटा, टाइम का जो रिलेशन होता है ना बेटा मॉलिक्यूलर मास के साथ, वो होता है डायरेक्टली। तो कैसा होता है बताओ बेटा? तो टाइम का रिलेशन सिर्फ डायरेक्टली होता है। जैसे बेटा मैंने बोला मेरे पास दो गैसेस का टाइम गिवन है, एक T1 है, एक T2 है। यानी कि गैस वन जो होगी उसके टाइम को दिखा रहा हूँ T1 से, और जो गैस होगी, दूसरी गैस होगी जिसको गैस 2 बोल रहा हूँ, उसका टाइम किससे दिखा रहा हूँ? T2 से। तो जब मैं टाइम के साथ रिलेशन लिखूँगा ना मॉलिक्यूलर मास का, तो वो कैसा होता है? बोलो बेटा, डायरेक्टली या इन्वर्सली? डायरेक्टली। कैसा होगा? डायरेक्टली से मुराद होता है T1 ऊपर है तो M1 भी किधर आया? ऊपर। T2 नीचे है तो M2 भी किधर आया? नीचे। यानी कि टाइम के साथ जो रिलेशन होता है ना बेटा, चाहे मॉलिक्यूलर मास का हो, चाहे डेंसिटी का हो, चाहे किसका हो? बोलो बेटा, डेंसिटी का, वो होता है डायरेक्टली। इसको सिर्फ नोट नहीं करो, ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोगों को मिल जाएगी। सही है? तो देखो ज़रा गौर से मैंने रिलेशन क्या क्या बनाया। अब हमें सवाल पढ़ के ना कोई भी एक फॉर्मूला पिक करना होगा। सवाल पढ़ के कोई भी एक फॉर्मूला पिक करना होगा। अब डिपेंड करता है वो डेंसिटी और रेट के बारे में जिक्र करेगा। अगर वो डेंसिटी और रेट के बारे में जिक्र करेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर वो मॉलिक्यूलर मास और रेट के बारे में जिक्र करेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर वो टाइम और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जिक्र करेगा तो मैं ये वाला लगाऊंगा। एक और बात, रेट बराबर होती है V/T, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टाइम। तो मैं R की जगह एक और चीज़ लिख सकता हूँ। ज़रा गौर से देखना, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करो, यानी कि R की जगह V/T रख के देखो, यानी कि R बराबर होता है V/T के। ये क्या बन जाएगा? ज़रा गौर से देख के बताओ। V1/T1, वो क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, V2/, यानी कि R1 है ना, बेसिकली R1 को मैं नाम दे रहा हूँ, R1 आ जाएगा V1/T1। और R2 क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, V2/T2। तो ये देखो R1 की जगह देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी V1/T1, और R2 की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी? बताओ बेटा, V2/T2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ M1। तो देखो ये वाला फॉर्मूला भी जो है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है। तो आपको पहले तो भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करने क्या वाले हो। तो जिस टॉपिक को डायरेक्टली सवाल पढ़ के पता लगाओगे करना है क्या तो समझ नहीं आएगा। पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो ये सारे फार्मूलाज मौजूद हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में।
आर किसके बराबर होता है बताओ? वी अपॉन, तो कभी रेट गिवन नहीं करेगा ना, तो रेट की जगह दो चीज़ गिवन करेगा, वॉल्यूम और टाइम। वॉल्यूम और, इस बात का ख्याल रखना, जब वॉल्यूम और टाइम देगा ना तुम लोग बोलना सर कोई मसले की बात नहीं है, आर की जगह आप क्या लगते हैं? वी अपॉन टी, वी अपॉन। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आओ ज़रा गौर से, अब हम एक एक करके करते हैं। पहले इसको ज़रा गौर से देख लो, ठीक है, बार बार मैं रेफरेंस भी देता रहूँगा। 4.9 है, आ जाता है कभी कभार सवाल, ज़रा गौर से देखो। पहले मुझे बताओ, बोले कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि रेट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? किस किस का? एक हीलियम गैस है और एक कौन सी गैस है बताओ बेटा? CH4। अब हम बनाते हैं डेटा। सबसे पहले बेटा मैं बोलूँगा, बेटा मेरे पास दो गैसेस हैं। गैस 1 वो क्या है? हीलियम। बेटा मेरे पास दूसरी गैस क्या है बोलो बेटा? CH4। अब दो गैसेस हैं और वो दो गैसेस का नाम भी गिवन है, तो मैं बोलूँगा भाई एक है हीलियम, एक क्या है बताओ बेटा? CH4। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लो। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास किसी को पता है? हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4। और CH4 का कितना होता है किसी को पता है? CH4 का कैसे निकालेंगे? कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 1। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है बोले बेटा? 4। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। 12 वन से कितना हो गया? 12। 4 वन से कितना हो गया? 4। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना निकला? इसका हीलियम का तो एक ही है, इसका पता होता है मॉलिक्यूलर मास 4 है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो कितना होता है? 16। अब दो गैसेज हैं, अब तुम लोग बोलोगे सर रेट कंपेयर करना है और मेरे पास दो गैसेस गिवन थी और दोनों गैसेस का मैंने मॉलिक्यूलर मास खुद से निकाल लिया। तुम लोग बोलोगे सर फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा है R1/R2। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो क्या होता है? उल्टा लिखते हैं, जिसका रेट नीचे होता है उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आता है, और जिसका रेट ऊपर होता है उसका मॉलिक्यूलर मास किधर आता है बोलो बेटा? नीचे। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैंने गैस 1 किसको कंसीडर करा है? तुम लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हीलियम हो गया और ये क्या हो गया बोलो बेटा? बेसिकली 1 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ हीलियम और 2 को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? CH4। तो ये आप ये बुक का फॉर्मूला था, ये आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? क्या हो जाएगा? M2 क्या हो जाएगा? जिसका रेट नीचे होगा, बस ये बात याद रखना, उसका मॉलिक्यूलर मास किधर आएगा? ऊपर। यानी कि CH4 का रेट नीचे है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा, और जिसका रेट ऊपर है उसका मॉलिक्यूलर मास किधर आएगा बोलो बेटा? नीचे। अच्छा, कंसीडर कुछ भी कर सकते हो सकता है कोई बच्चा CH4 को 1 कंसीडर कर रहा है और हीलियम को गैस 2 कंसीडर कर रहा है, बस ये बात याद रखना, जिसका रेट ऊपर होगा ना उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे, और जिसका रेट नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर। किसी को भी 1 और 2 कंसीडर कर सकते हो, सही है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस याद रखना जिसका रेट ऊपर है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे, जिसका रेट नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। अब मुझे बताओ रेट मालूम करना, रेट बेसिकली कंपेयर करना है, यानी कि रेट की वैल्यू मालूम करनी है, निकल जाए, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा मुझे बताओ CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 16। हीलियम में कितना था? 4। अब बेटा मुझे बताओ ज़रा और तो, ये रहा हीलियम, ये रहा CH4। मुझे बताओ बेटा 4 1 का 4 4 का आंसर क्या है? 4/1। 1 नहीं, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो भाई, लो 4 डिवाइडेड बाय 1। मुझे बताओ 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? तो ये रहा 2 और 1 का रूट कितना होता है? 1। तो ये जो डिवाइड में होता है ना, डिवाइड में, इसको हम रेशियो में करके लिखते हैं। कैसे करके लिखते हैं बोलो बेटा? तो ये देखो RCHE लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह मैंने रेशियो लगाया, फिर मैंने क्या लिख दिया? CH4 इज़ है ना, इसको इज़ ही करके लिखता है। ये क्या रहा? 2:2। ये बता रहा है कि हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना ये 2 है और CH4 कितना है? 1। यानी कि हीलियम का जो रेट है ना वो 2 गुना ज़्यादा है। किससे 2 गुना ज़्यादा है? CH4 से। और ये रहा हीलियम का, ये रहा CH4। तो ये आंसर रहा आपका। बात समझ में आई? सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पुट करो और आंसर निकाल लिया, कोई मसला है इसमें? रेट कंपेयर करने को आता है तो ये वाला सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। आपने दो गैसेस को कंसीडर करना है जो गिवन है, उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, उसका रेट के साथ रिलेशन लगाया और सिंपली आंसर निकाल लिया।
सही है बेटा, बुक छोड़ दो बेटा, अब इधर देखो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तभी तो मैंने बुक से स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि कंसंट्रेशन इधर हो। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लो। अब ज़रा गौर से देखो, इसमें क्या गिवन है? रेशो। रेशो किसका गिवन है? ए और बी का। रेशो किसका गिवन है? ज़रा गौर से पढ़ो। रेशो किसका गिवन है? बताओ किसका गिवन है? रेट का। अच्छा, रेट हमेशा दो गैसेस का होता है। कौन कौन सी गैसेस का रेशो है? ए और, वो पता है क्या बोल रहा है? रेशो से मुराद होता है डिवाइड, यानी कि आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू दे रहा है, यानी कि रेशियो ए और बी का, रेशियो से मुराद होता है डिवाइड करके। कितना है? 1.5:1, यानी कि 1.5:2 से मुराद होता है डिवाइड। ऐसे लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो जो रेशियो है आर ए और आर बी का, रेट का, रेशियो किसका? रेट का। वो कितना है? 1.5:1। ये देखो, ये रहा, ये सवाल में गिवन है, ज़रा गौर से पढ़ो। ये देखो, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज 1.5:2। बात समझ में आई? तो ये वाली वैल्यू गिवन कर रहा है, बेसिकली वो रेट की वैल्यू गिवन कर रहा है। अच्छा, बोल रहा है इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का कितना है? ज़रा गौर से देखो। सबसे पहले पता है, तसल्ली बना रहे हैं, गैस 1 को वो बोल रहे हैं ए, दो गैसेस के बारे में जिक्र होता है। गैस 2 को वो क्या बोल रहे हैं? उनका रेशो गिवन कर रहा है रेट का। तो रेशो गिवन कर रहा है, यानी कि इनका रेशो, रेशो से मुराद होता है दो डॉट, कॉलन जिसे हम कहते हैं। वो कितना है? रेट ए और बी का रेशो कितना है? उन्होंने बताया कितना है? 1.5:2। बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो ए का मॉलिक्यूलर मास कितना है? बोल रहा है ए का मॉलिक्यूलर मास 16 है। तो क्या मालूम करना है? फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यानी कि मॉलिक्यूलर मास बी का क्या करना है? बोलो बेटा, मालूम करना है। कैसे करोगे सॉल्व? कैसे करोगे सॉल्व? फॉर्मूला तो लगाएंगे, कौन सा? रेट और मॉलिक्यूलर मास का। इधर हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, फिर बराबर में कर लेंगे। सबसे पहले देखो, जरा और से देखो। अब मैंने फॉर्मूला अपने हिसाब से लिखा है। मैंने बोला दो गैसेस हैं ए और बी, तो मैंने ए और बी लिखा, 1 और 2 नहीं लिखा। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ बेटा? मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। किसी को कोई मसला? अब ज़रा गौर से देखो, ये जो रेशियो है ना, बेसिकली ये डिवाइड वाली वैल्यू है। ये किसके बराबर है? 1.5:1, यानी कि ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये बेसिकली क्या है? आर ए अपॉन आर बी। किसके बराबर है बताओ बेटा? 1.5:2, यानी कि मैं इस पूरे की जगह क्या मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? इसी की वैल्यू तो गिवन है ना, रेशियो आर ए अपॉन आर बी। तो वो कितना गिवन है? वो कितना गिवन है बताओ बेटा? 2। बात समझ में आ गई? ये रेशियो गिवन था पूरा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना था? बी तो मालूम करना है, ए कितना था? अब ज़रा और से देखो, या मैं इसमें थे बराबर में आ जाता है। अब ज़रा और से देखो, अब सॉल्व नहीं हो सकता आगे, जब सॉल्व नहीं हो सकता वो नीचे वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा 1.5। अब ज़रा और से देखो बेटाओ, मुझे बताओ, ये तो रूट में रहेगा एम बी बेटा। 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट क्या होता है? ज़रा गौर से देखो बेटा, 16 का रूट लिया, वो कितना होता है? 4। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये रूट में रहा बेटा। डिवाइड करो उधर आके, क्या करेगा बोलो बेटा? बेटा 1.5 को ज़रा मल्टीप्लाई कराओ 4 से, आंसर बताओ। आंसर कितना आ रहा है? 6। बेटा अब एक काम करो, अब देखो मैं आके रुक गया, तो बेटा मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी मालूम करना है, रूट का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लेता है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? तो ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और 16 का रूट कितना होता है? ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी विच इज़ 36। पहले बताओ कोई मसला है इसमें? बात समझ में आई? ठीक है, तो ज़रा और से अब आओ, ज़रा और से सवाल पढ़ो। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इट्स टेक 290 सेकेंड फॉर अ 1.5 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ हीलियम। अब ज़रा गौर से पढ़ना सवाल को,
ये बात कर रहा है एक गैस की, और वो गैस कौन सी है बोलो बेटा? हीलियम। मैंने बोला भाई एक गैस तो मुझे पता लग गई, एक गैस है गैस नंबर 1 जिसका नाम है हीलियम। इसकी क्या क्या गिवन करी? इसका टाइम गिवन करा। कितना टाइम लिया इसने? 290 सेकेंड। 290 सेकेंड। और वॉल्यूम कितना है? किसी को याद आ रहा है? वॉल्यूम और टाइम दे दिया, क्या चीज़ गिवन नहीं करेगा? बिल्कुल सही। तो देखो ये से घुमा रहा और कुछ भी नहीं है। मैंने फॉर्मूला सारे बता दिए पहले से। इश्यूज से मुराद होता है लीक होना, यानी कि कंटेनर है उसमें से एक होल हो गया, तो भाई मेरे पास मौजूद है हीलियम गैस, तो ये इसके अंदर से निकल रही है, निकलने को कहते हैं इफ्यूज़ होना। तो ये निकल रही है, तो हीलियम गैस है। ये कितने सेकंड में निकल गई? सब बोला 290 सेकंड में ये निकल गई, इफ्यूज़ हो गई। अच्छा, इफ्यूज़ हो गई, मगर हीलियम का वॉल्यूम कितना था? यानी कि कितना वॉल्यूम ने इस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा हुआ था? इसका जो वॉल्यूम है वो कितना था बताओ बेटा? 1.5 डेसीमीटर। यानी कि मेरे पास एक 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस मौजूद है। इफ्यूज़ से मुराद होता है कि होल हो जाना किसी कंटेनर में। होल होने की वजह से ये हीलियम गैस निकल रही है, हीलियम गैस निकल रही है। कितनी देर, कितने सेकंड में निकल गई? 290 सेकंड। अच्छा आ रही है। अच्छा, थ्रू अ पोरस, पोरस इसको कहते हैं होल को, पोरस कहते हैं होल को, सही है। अच्छा, अंडर सिमिलर कंडीशन इफ, आप दूसरी गैस की बात कर रहे हैं। इफ बोल रहा है, इफ 1.5 ऑफ एन अननोन गैस। अब एक और गैस है जो कि अननोन, जो कि मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, उसको उन्होंने नाम दिया, किसका बताओ बेटा? एक्स का। अननोन गैस है, आखिरी में बोलो क्या लिखा हुआ है? एक्स। जो अननोन गैस है ना, अब मैं बोलूँगा यार इसने एक और गैस के बारे में बात कर दिया, उसने एक और गैस के बारे में बात कर दी जो कि है गैस नंबर 2, जो कि अननोन है। उसको मैं नाम दे रहा हूँ, किसका बोलो बेटा? एक्स का। किसका नाम दे रहा हूँ? तो सोनी बोल तो लो बेटा, अहमद क्या कर रहा है यार, बोल तो लो एक्स। इसका वॉल्यूम कितना है? जो अननोन गैस है इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम भी 1.5 है भाई। और कितना टाइम लिया इसने कितना टाइम लिया? 1085 सेकेंड टू इफ्यूज। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स, यानी कि एक्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये मुझे क्या करना है? मालूम। और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास ये देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गिवन कर दिया कि पहली गैस तो हीलियम है, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो ये डेटा गिवन करा हीलियम के बारे में, और ये डेटा गिवन करा गैस एक्स के बारे में, जो कि मेरे पास गैस एक्स जो है बेसिकली बेटा, वो मेरे पास एक अननोन गैस। कोई मसला है इसमें? समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? सारी बात तो समझ में आ गई बेटा, मुझे फॉर्मूला तो बताओ कौन सा लगाऊंगा? रेट का लगाओ। कौन सा फॉर्मूला होता है रेट का बताओ? सबसे पहले पता है क्या लिखना? 2 गैसेस है बेटा, एक हीलियम है और एक अननोन गैस है, वो क्या है बताओ बेटा? एक्स। ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या करूँगा? तुम लोग बोलोगे सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। बात समझ में आ गई? अब मैं इधर रेफरेंस दूंगा। हमें पता है कि आर बराबर होता है V/T के, क्योंकि रेट का जिक्र ही नहीं था। ऊपर क्या आएगा बताओ? ऊपर क्या आएगा ज़रा और से बताओ? वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ बेटा? वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होगा बताओ बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ। कोई मसला है इसमें? अब मुझे बताओ ये डेटा आएगा हीलियम से, ये डेटा आएगा किससे बोलो बेटा? एक्स से। मुझे बताओ वॉल्यूम का हीलियम का वॉल्यूम कितना है? हीलियम ये रहा, हीलियम का डेटा इधर से आएगा ना। बताओ हीलियम का कितना है? 1.5। और टाइम कितना है बेटा? अननोन गैस का वॉल्यूम कितना था? 1.5। और टाइम कितना था? ये लो। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स बेटा मुझे मालूम करना है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना था? अब ज़रा गौर से देखना बेटा, ये पूरी चीज़ क्या कर रही है? ज़रा गौर से देखो, ये पूरी चीज़ क्या कर रही है? डिवाइड। जब ये नीचे से ऊपर आएगी ना,
जब ये नीचे से ऊपर आएगी ना तो उसको उलट के लिख देते हैं। अब जरा गौर से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से देखो 1.5 डिवाइडेड बाई 290 लिखा हुआ है बेटा, ये पूरी चीज़ डिवाइड की है। जब ये ऊपर आएगी ना उलट के लिख दो तो 1085 ऊपर आ जाएगा और 1.5 किधर आ जाएगा बोलो बेटा, नीचे। ये ज़रा गौर से देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करो, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये पूरी चीज़ एक साथ सॉल्व हो जाती है। कैसे होगी, 1.5 से 1.5 क्या हो गया, तो 1085 को डिवाइड करो 290 से, कराओ। आप भी करा लो बेटा, सो क्यों नहीं हो अभी? 3.74। अच्छा ये 4 है रूट में, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 डिवाइड करा उधर आके क्या करेगा बोलो बेटा, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। बात समझ में आ गई? आंसर बताओ। 7.482। आप क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट लाना है। कितना आएगा बोलो बेटा, 55.98। इसका लगा देना। मॉलिक्यूलर मास का पता है यूनिट क्या होता है, ये पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स m डिवाइड बाय कैपिटल M। मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास होगा ये हो जाएगा m/n। m का यूनिट होता है ग्राम, इसका यूनिट होता है मोल। तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट पता है क्या होता है, ग्राम पर मोल, वरना AMU भी लिख रहे होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम पर मोल लगा लो या AMU लगा लो, बात एक ही है। अच्छा एक बात पता है समझने वाली है इसमें, एक बात समझने वाली पता है कि इस सवाल में हम बताने क्या चाह रहे हैं। इस सवाल में बताना ये चाह रहे हैं, एक अननोन गैस थी, एक अननोन गैस क्या थी X, इसने कितना टाइम लिया बताओ बेटा, 1085 सेकेंड लिया। और एक गैस थी वो क्या थी बोले बेटा, हीलियम, इसने कितना टाइम लिया 290, जबकि दोनों का वॉल्यूम कितना था सेम। तो ये बताना चाह रहा है जिसने ज़्यादा टाइम लिया है ना, जिसने क्या लिया है ज़्यादा टाइम, तो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है ना उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना बेटा वो कैसा होगा, ज़्यादा। और जो कम टाइम ले रहा है ना उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। तो ज़रा गौर से देखो, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता था वो कितना था 4, और जो अननोन गैस है ना उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 55। तो जो गैस भारी होती है ना वो देर से निकलती है, और जो गैस हल्की होती है वो जल्दी निकल जाती है। यानी कि ऐसी गैस जो भारी है वो स्लो निकलेगी, और ऐसी गैस जो हल्की है वो जल्दी निकल जाएगी, जबकि दोनों का वॉल्यूम क्या था सेम। तो ये बात बताना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब हम करते हैं स्टार्ट दोबारा से। अच्छा भाई, तो ये हो गया, बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें बेटा। अब आ जाओ ये एक्सरसाइज के सवाल आते हैं, एक्सरसाइज के भी दो, सही है। अच्छा एक्सरसाइज का तो गौर से देखो बेटा, मैं एक करा रहा हूँ, एक मैं कराऊँगा, बाकी सारे खुद से कर लेना। एक आ बस मॉलिक्यूलर मास देख लेना, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, Sf2 का कितना होता है। अब SF6 का खुद से निकाल लेना, ये सल्फर है ये फ्लोरीन है, तो मॉलिक्यूलर मास को प्लस करोगे आंसर आ जाएगा, Sf2 को प्लस करोगे आंसर आ जाएगा। सबके आंसर गिवन है, पहले वाले का ये रहा, दूसरे वाले का ये रहा, तीसरे वाले का ये रहा, सही है। तो पहले वाले का दिखा रहा हूँ, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कहते हैं उसको आइसोटोप से बेसिकली हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का एक का एटॉमिक मास पता है कितना होता है 2, तो 2 मौजूद हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका बताओ बेटा। हाइड्रोजन में कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2। तो बेटा मैं पहला करा रहा हूँ पार्ट, दूसरा और तीसरा खुद से करो। बताओ गैस 1 कितना है H2, रेट कंपेयर करना आसान है। रेट टू गैस 2 कितना है बोलो बेटा ड्यूटेरियम। मुझे बताओ बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 2, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बोलो बेटा, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, 4 आएगा। अब हम करेंगे बेटा रेट कंपेयर करना है ना, हम सॉल्यूशन में आएंगे। रेट कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है।
तो बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया H2 और D2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ D2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। सही है। अब ज़रा मुझे बताते जाओ बेटा रेट का आंसर किस तरीके से लिखते हैं। मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया था। सही है। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2D कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोले बेटा 2। अब ज़रा और से देखो बेटा, ये रहा H2, ये रहा D2, ये हो जाएगा 4 का रूट कितना होता है, वैसे अब करो नहीं ऐसा, 2 1 सा 2 2 सा, तो बचा क्या, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा 1। तो बेटा 2 का रूट कितना होता है ज़रा मुझे बताओ, 2 का रूट कितना होता है। 1 का रूट तो 1 होता है, बट 2 का रूट कितना होता है 1.4। देखो आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे H2 है ऊपर, फिर रेशियो, फिर D2 इज इक्वल टू एवरेज रहेगा 1.414 रेशियो, ये आंसर। देखो बुक में भी ऐसे आंसर लिखा हुआ है, स्लैश करके लिखा हुआ है, डिवाइड करके 1.41 डिवाइडेड बाय 1, ये रहा 1.41 डिवाइडेड बाय 1, बट इसको लिखते हैं इस तरीके से। बेसिकली रेट जो होता है ना वो रेशियो होता है। सही है भाई, कोई मसला है इसमें। तो भाई एक करा दिया है। अब ये सवाल मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम लोग खुद से कर लोगे। हीलियम और SO2 का, SS और SO2 का खुद से करना और आ जाएगा। अगला अब ज़रा और से दिमाग को ज़रा हाजिर रख के जो है ना मुझे आंसर करोगे। सबसे पहले ना पहचाना करो कौन सी 2 गैसेस मौजूद हैं। मेरा सबसे ज़्यादा काम ये होता है कि मैं पहचान दूँ गैस कौन सी मौजूद है। अब मुझे बताओ कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, कौन सी गैस की बात कर रहा है, गैस 1 है ना। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गैसेस कौन कौन सी, हाइड्रोजन। डेटा बनाओगे ना तरीके से समझ में आएगा। इसका वॉल्यूम कितना है और टाइम कितना लिया, यानी कि रेट गिवन नहीं करेगा, VOT दे दिया। अब दूसरी गैस बोल रहे, दूसरी गैस का बेटा मैं अलग से दिखा रहा हूँ, बेगोस है, वॉट वॉल्यूम ऑफ SO2, दूसरी गैस है जो कि है SO2। इसका टाइम कितना है, लिखा हुआ है वॉट वॉल्यूम। वॉट वॉल्यूम से मुराद है इसका वॉल्यूम, मुझे क्या करना है बोले बेटा, सही है, अंडर द सिमिलर कंडीशन। अब एक बात मुझे बताओ, H2 जिसका जो गैस बता देता है ना कि ये गैस मौजूद है, तो इसकी अंडरस्टूड सी बात है उसका मॉलिक्यूलर मास वो गिवन नहीं करेगा, ये हमें खुद से पता होना चाहिए। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 4, क्योंकि 4 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना होगा 2। SO2 का निकालोगे, कैसे निकालोगे, सल्फर की क्वांटिटी 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 2। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 32 1 सा 32, 16 2 सा 32, 32 प्लस 32 64। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बोलो बेटा 64। जब मैं H2 बोलूँगा ना तो ये वाला डेटा देखना, जब मैं SO2 बोलूँगा तो ये वाला डेटा देखना। अब आओ ज़रा और से, अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। आओ सोल्यूशन करवाओ, ये तो डेटा था, ये तो इसका हो गया हमारे पास डेटा। सॉल्यूशन करवाओ, तो मैं बोलूँगा 2 गैसेस, एक पहली गैस क्या थी H2, दूसरी गैस क्या थी बताओ बेटा, बताओ बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। अब बेटा एक बार मुझे बताओ, रेट तो गिवन नहीं है, रेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा, रेट की जगह मैं लिख सकता हूँ V/T। तो थोड़ा गौर से देखो, वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ, अब डिवाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू, बताओ बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना है 64। बेटा ये कितना है, बेटा मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है, H2 की कंडीशन है तो ये देखो कितना आएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 30, ये क्या आएगा, सही कर रहा हूँ मैं, इसका तो वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि V मालूम करना है, टाइम कितना है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा सर ये तो रहा 32 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 1 था 2 32 था। अब ज़रा मुझे बताओ ये पूरी वैल्यू डिवाइड कर रही है, इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे, उलट के लिख दोगे, उलट के लिख दो, 16 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ एसओ। 88 से 30 क्या हो गया बताओ बेटा। और ये रहा सिर्फ 32, 1 लिखने की ज़रूरत भी आप लोगों को नहीं है। सही है। अब मुझे बताओ क्या रहा, ये रहा 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2। ये क्या रहा बताओ बेटा। अब ज़रा मुझे बताओ बेटा, मुझे ये चीज़ मालूम करनी है। ये चीज़ क्या करनी है, तो बेटा मैं इन दोनों की पोजीशन को क्या कर सकता हूँ, बोलो बेटा चेंज। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। तो ये रहा 16 डिवाइडेड बाय √32 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ SO। बेटा आप जल्दी से इसको बेटा सॉल्व करो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट रूट रख देना, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 बेटा मुझे बता दो कितना है। 2.828। और वॉल्यूम का यूनिट वही आएगा जो डेटा में हाइड्रोजन को गिवन था, सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब। तो वो क्या सारे न्यूमेरिकल बेटा मैंने करा दिए, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या, तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई।